बैक लिसनर्स, वो जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ टाइम और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान खान FM 93 लाहौर से। और हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, नाम है जिनका एहसन कामरे, और हमने भी डिस्कशन की इनसे कुछ इनके मल्टीटास्किंग के हवाले से। और अब मैं एहसन आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो ताल्लुक़ है वो सहाफ़त के साथ हुई है, तो सहाफ़त के शोबे को आप कैसे देखते हैं? नौजवानों के लिए आप इसमें क्या स्कोप देखते हैं सहाफ़त में? ज़ीशान, सहाफ़त जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको ये समझ लीजिए कि किसी भी माशरे की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सहाफ़त है। और सहाफ़त को आप सिर्फ एक ख़ास मीडिया की हद तक ना देखिए, बल्कि इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें। तो अगर आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं रही तो आप काम कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो यहाँ पे ये समझिए कि कम्युनिकेशन है जो आपकी होनी चाहिए। यहाँ हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं मैसेज के साथ, और अगर मैसेज का रिस्पॉन्स हमारे तक पहुँच रहा होता, अब जब से ये सोशल मीडिया आया है तो मीडिया की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है वहाँ पे हमें न्यूज़ लेनी पड़ती है सोशल मीडिया से भी। कि जो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, टॉप ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, ये सोशल मीडिया पे कोई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, वो चाहे किसी के सोशल इशू हो या कोई फ़नी वीडियो हो, तो उसको मीडिया में भी अकोमोडेट किया जाता है, उसको वहाँ पे भी टाइम स्पेस दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सहाफ़त जो है, अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं इस फील्ड में कैसे आया, तो हमारे मेरे जो वालिद साहब हैं, मेरी वालिदा हैं, माशाल्लाह इनको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और बचपन से ही हमारे घर न्यूज़पेपर आता था, मैगजीन्स आते थे तो, और वहाँ पे सीन ये था कि जो हमारा टेबल था ब्रेकफास्ट या नाश्ते के लिए, टेबल पे लाजमी ये जो न्यूज़पेपर था ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, एसेंशियल था, हमने ये पढ़ना। फादर पढ़ते थे, फादर का तो माशाल्लाह वो तो पेज 1 से लेके तो एंड तक एक एक न्यूज़ है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, वो एड्स तक वहाँ पे पढ़ रहे थे। तो हमें भी फिर ये एक आदत पड़ गई पढ़ने की। फिर स्कूल में हम क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लेते थे। तो इस तरह करते करते फिर मैंने जब प्रोफेशनल डिग्री ले ली मैथ कम्युनिकेशन में, तो फिर मेरा एक प्रॉपर एज अ जर्नलिस्ट एक करियर का स्टार्ट हो गया। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा कुछ 600 प्लस मेरी रिपोर्ट्स और आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। और उसमें तमाम तरह के इशूज़ हैं जिनको हमने टच किया। तो नए यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके हाथ में जो सेलफोन है ये एक बहुत बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। इसका ये मतलब, क्योंकि सोशल मीडिया की जब हम बात करें तो आजकल हर बंदा ही सोशल मीडिया जर्नलिस्ट है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे, और जो भी चीज़ आप शेयर करें उसको कम से कम पहले वेरीफाई कर लें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मैसेज है आपका। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग जो हैं बड़ी फेक न्यूज़ जो है वो पब्लिश करते रहते हैं, वायरल करते रहते हैं। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगा आप जिस क्लब के CEO हैं उसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया आपने, और क्या एक्टिविटीज़ ये क्लब कर रहा है? देखिए, ये क्लब जो है बेसिकली ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। और इस बनाने का पर्पज़ इसके पीछे जो है वो यही था कि मैंने जो अपने इर्द गिर्द अपने कलीग्स में, फ्रेंड्स में, जूनियर्स में, सीनियर्स में जो यंगस्टर्स हैं इनके स्पेशली देखा, तो इनके पास एक मोटिवेशन की कमी है, इनके पास प्रोफेशनल स्किल्स की कमी है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने एक ही चीज़ पर फोकस किया, वो है एजुकेशन। पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि आप एजुकेशन ले लें, डिग्री हासिल कर लें, उसके बाद ज़िंदगी में जो मर्जी करना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। क्योंकि जब आपने जाना है मार्केट में तो आप समझते हैं इस चीज़ को कि वहाँ पे जंगल का कानून है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला लॉ वहाँ पे एक कंपटीशन है। वहाँ 100 लोग हैं और उनमें से वही चूज़ किया जाएगा जो बेस्ट है। ये नहीं देखा जाएगा ये किस यूनिवर्सिटी से है या इसने कितने मार्क्स लिए, वो देखते हैं इसकी प्रोफेशनल स्किल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो फिर ये क्लब बनाने का पर्पज़ ये था कि हम स्टूडेंट्स को लिंक कर रहे हैं प्रोफेशनल्स के साथ। हमारे इस क्लब में हर तरह के फील्ड के लोग हैं, वो मेंबर्स हैं हमारे, जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, और बेशुमार चीज़ें वहाँ से सामने आती हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो हमारा फोकस ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बेस में होता है, ठीक है, और प्रोफेशनल स्किल्स पे होता है, और हम उनकी जो स्किल मैनेजमेंट है उनको डिफरेंट स्किल्स वगैरह जो सिखाते हैं। सही, लाजिम बात है, क्योंकि तालीम के साथ स्किल्स जो है वो बहुत मैटर करती है, स्किल्स के बगैर जो है इंसान कामयाब नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। अच्छा, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था, बहुत माशाल्लाह बहुत काफ़ी डिटेल्ड जो है वो पोर्टफोलियो है आपका। 50+ आपको अवार्ड्स जो हैं वो मिले हैं अब तक, बड़ी यंग एज में। तो आप अब तक की आपकी जो अचीवमेंट है इसमें कौन कौन से जो अवार्ड्स हैं वो शामिल हैं? अल्लाह का ये बड़ा ख़ास करम है कि इस एज में इतने ज़्यादा अवार्ड्स जो हैं वो मैंने लिए हैं, और इसमें यकीनन मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है, और अल्लाह ताला वसीले बना। प्रोग्राम यूथ टाइम और मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ीशान खान FM 93 लाहौर से। जी, और अगर मैं बात करूँ अपने साथ हमारे जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं जी, एक निजी मीडिया ग्रुप में
एंटरप्रेन्योर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, CEO हैं एक प्राइवेट क्लब के, और बहुत सी इनकी अचीवमेंट्स हैं, बहुत से इनके अवार्ड्स हैं। नाम है इनका एहसन कामरे, और मज़ीद क्या है इनकी ज़िंदगी में, क्या करना चाहते हैं और अभी क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम जानेंगे इनकी ज़ुबान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। निशान आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेल थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम। थैंक्स आपका कि आपने इनवाइट किया अपने एक बहुत ही ज़बरदस्त शो में। एनी टाइम। वेल ऐसा है कि मैं बात करूँ भी, जैसे मैं अपने लिसनर्स को बता रहा था कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, और इसके अलावा जर्नलिस्ट भी हैं, और आप एक क्लब भी रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इतना ज़्यादा कुछ आप कर कैसे लेते हैं, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ को मैनेज कैसे कर लेते हैं आप? देखिए निशान, मैं जब भी किसी शो में जाता हूँ तो मेरे से ये सवाल लाजमी किया जाता है कि आप इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इस कायनात में हम ये देखते हैं कि जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, जो भी साइंसदान थे जिन्होंने भी बहुत काम किया, जो कुछ भी सामने आया, इवन ग्रीक्स की फिलॉसफी से भी हम देख लें, तो ये नज़र आया कि उस तमाम लोग नेचर से इंस्पायर्ड नज़र आए। उन्होंने इस नेचर से चीज़ें देखी, जो कुछ नेचर में था वहाँ से उन्होंने चीज़ों को ड्राइव किया। तो मैंने जब अपनी बॉडी को देखा, मैं ये हमेशा ये बात करता हूँ कि आप अपने जिस्म को जब देखें तो आपको ये समझ आती है कि ये जो आपका जिस्म है ये बना किस पर्पज़ के लिए। तो आप सर से लेकर पाँव तक अपने जिस्म को देखिए, तो इसमें अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार चीज़ें अता की, और इससे लगता है कि आपकी बॉडी जो है ये मल्टीटास्किंग के लिए बनी है। और अगर अल्लाह ने आपसे कोई एक काम लेना होता तो वो आपको कोई एक चीज़ अता कर देता। बिल्कुल। वो आपको दिमाग दे देता कि सोचते रहें, वो आंखें दे देता कि देखते रहें, वो नाक दे देता कि सूंघते रहें, वो ज़बान दे देता कि बोलते रहें, वो कान दे देता कि सुनते रहें, वो हाथ दे देता कि लिखते रहें, पाँव दे देता कि चलते रहें। अगर उसकी कोई एक चीज़ आपको दे देता बॉडी में, आप वही फंक्शन करते रहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी को इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है कि वो एक ही वक्त में कई 100 काम करने की सलाहियतें रखती है। हो सकता है लाखों काम हो, अभी तक तो हम चाहते कि आइडेंटिफाई कर पाए। तो इसी तरह मैंने ये सोचा कि अगर अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए तो हम एक ही वक्त में बेशुमार काम कर सकते हैं। तो ये जितने भी काम मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। और हालांकि मुझे भी दूसरे लोगों की तरह बार बार ये सुनाया जाता है कि दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से, पेरेंट्स की दुआओं से, और जिस तरह से पेरेंट्स ने बचपन से लेकर अब तक चलाया चीज़ों को, और जिस तरह उन्होंने गाइड किया, तो उसमें तो ये हुआ कि दो की बजाय कई कश्तियाँ मेरे पास हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर कश्ती को अच्छे तरीके से मैनेज करके उसके टाइम पर चला रहा हूँ। तो मेरे नज़दीक जो मल्टीटास्किंग है ये टाइम मैनेजमेंट है, कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उन तमाम ट्रेनर से, उन तमाम स्पीकर से, उन तमाम टीचर से, प्रोफेसर से, सीनियर से ये सवाल करना चाहता हूँ जो ये मुहावरा सुनाकर कि दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है और बच्चों को डिस्करेज करता है। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर हमारा दिमाग एक ही चीज़ के लिए बना है तो फिर आप ये ऐसा क्यों करते हैं कि साइंस के लेक्चर के बाद आप उसको ले जाते हैं इंग्लिश के लेक्चर में, इंग्लिश के लेक्चर के बाद उर्दू का पीरियड आ जाता है, उर्दू के बाद पाक स्टडीज़ का आ जाता है, पाक स्टडीज़ के बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के बाद फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद बायो में चले जाते हैं, बायो के बाद कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि वो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट प्ले करे अपना, वो डिबेट्स भी करे, वो डिफरेंट इवेंट मैनेजमेंट में जाए, डिफरेंट सोसाइटीज़ का पार्ट भी बने। तो इसका मतलब ये है कि अगर दिमाग एक काम के लिए बना है और आपने एक ही चीज़ पर फोकस करना है, तो फिर ये जो आपका पूरी दुनिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ये तो फ्लॉप हो जाता है। सही है। तो अगर आप ये समझ लेते हैं और अपने दिमाग की कैपेसिटी को चैलेंज करते हैं और आप इस पर वर्क करते हैं कि आप अपने माइंड को कितना स्ट्रेंथन करते हैं और अपने आप के जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें अता की हैं उनको एक्सप्लोर करते हुए आप किस तरह से यूज़ करते हैं, तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप में से हर एक शख्स जो है वो मल्टीटास्कर बन सकता है। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि आज के दौर में मल्टीटास्किंग की इंतहाई ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ एक काम करते हैं तो आप इस दुनिया में बेकार हैं। सही है, बिल्कुल। और बड़ा कंक्रीट आपने जो है वो जवाब दिया है। अच्छा, डिटेल में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो आजकल अब मल्टीटास्किंग के बाद आपने की है तो सेम सोर्स ऑफ इनकम या वन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो काफ़ी नहीं है आजकल देखा जाए तो मल्टीटास्किंग को अगर हम प्रैक्टिकली इनकम अर्न करने के लिए भी यूज़ करें तो उस पर अप्लाई होता है ये चीज़। ये बिल्कुल होता है। आप ये देखिए कि जॉब इंसान को बुज़दिल बना देती है और कमज़ोर बना देती है। उसकी रीजन ये कि डर रहता है और उसको यही डर रहता है कि यार मेरी जॉब ना चली जाए। और ये होता है कि आपको मंथ के बाद एक सैलरी मिलती है, वो फिक्स सैलरी है और आप जो है वो उसी में लगे रहते हैं कि आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है तो आपकी कहीं ये जॉब ना चली जाए। लेकिन अगर आप मल्टीटास्कर हैं और अपनी जॉब के साथ साथ चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं
تو پھر کیا ہوگا کہ آپ وہاں سے جب ارننگ کر رہے ہیں تو فائنینشلی آپ صرف اپنی جاب پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. آپ کی ڈیپینڈنسی جب جاب پہ کم ہو جاتی ہے تو آپ جاب میں بہادر ہو جاتے ہیں. آپ زندگی میں بڑے فیصلے لینے کے لیے جو ہے آپ میں یہ پیدا ہو جاتی ہے, قوت پیدا ہو جاتی ہے, طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر جب آپ کی ملٹی ٹاسکنگ جاب کر رہے ہیں, جو اور کام کر رہے ہیں, اس میں بزنس ہی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کی کوئی سروس ہو سکتی ہے, آپ اپنی اسکلس کو بیچ رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ وہاں سے آپ کی ارننگ جو ہے, وہاں سے آپ کی ارننگ فائنینشلی آپ ساؤنڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے جو آپ کی نوکری ہوتی ہے, جو ملازمت ہوتی ہے, جو جاب ہوتی ہے, آپ اسے گڈ بائی کہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جتنے بڑے لوگ بنے وہ انٹرپرینیورشپ سے بنے, اور آج یوتھ میں یہ ٹرینڈ انٹرپرینیورشپ کا زیادہ ہے, لیکن ہمیں انہیں یہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں اس پہ بھی ریسرچ کر رہا ہوں کہ جتنے انٹرپرینیورس فیل ہوئے پاکستان میں, تو کیا وہ دوبارہ اسٹینڈ کر سکے کہ نہیں کر سکے. میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں, انشاءاللہ کبھی جب ریسرچ میں کمپلیٹ کر لوں گا تو پھر کوئی پروگرام میں اس کا ذکر کیا جائے گا, تو رزلٹ شیئر کریں گے ضرور. یس, آپ کو میں رزلٹ سے شیئر کروں گا. لیکن اس میں یہ چیز جو میں کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر انٹرپرینیورس بھی ہیں تو وہ بھی ایک کے ساتھ 2-3 کام لازمی رکھیں, کیونکہ اگر آپ ایک کام میں فیل ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ شخص دوبارہ اپنے اندر اتنی انرجی پیدا کرے کہ وہ کھڑا ہو جائے. ورنہ اگر آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں, 2 سے زیادہ کام ہیں, تو اگر ایک کام میں آپ کامیاب نہیں ہو پاتے تو آپ کسی اور سائڈ میں محنت کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. بالکل. ویل کافی اچھی آپ نے بات کی اس حوالے سے. اگر فائنینشلی اسٹرانگ ہم نے یوتھ کو بنانا ہے تو ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. اچھا, ایسے میں تھوڑا سا آپ کے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اسٹارٹ کیسے لیا, آپ کی بیسیکلی تعلیم ہے کیا, اور آپ کی کیا اچیومنٹ ہے آپ کی تعلیمی بیک گراؤنڈ میں؟ ذیشان, میں جب بھی یہ ملٹی ٹاسکنگ میں بات کرتا ہوں, یا میں کوئی ٹریننگ وغیرہ کراتا ہوں, یا اسٹوڈنٹس کو گائڈ کرتا ہوں, یا ایون جو ٹرینرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, تو ہمیشہ میرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں تو اچھے ہیں, تو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ آپ کا کیسا ہے؟ کیونکہ نارملی جو لوگ یونیورسٹی یا اسکول سے ہی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہوں, انوالو بہت زیادہ ہوں, تو کہیں نہ کہیں آپ کی اسٹڈی کمپرومائز ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ اسکول لائف سے لے کر اب تک ایجوکیشن میں بھی اچھے رہے. میں نے ماسٹرس میں 2nd پوزیشن لی ہے, 2 میڈل میں نے لیے ہیں. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, ہماری ایک ٹیچر تھی میم فاطمہ, اور وہ کافی اسٹرکٹ تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ جب میں نے الیکشن بھی لڑا اور میں پریزیڈنٹ بن گیا یونیورسٹی میں, پھر اور انٹرورسٹی یونیورسٹیز کا جو ہماری ایک سوسائٹی تھی اس کا بھی میں پریزیڈنٹ ہو گیا, تو پھر زیادہ ٹائم جو ہے وہ کلاس سے باہر گزرنا شروع ہو گیا. اور مطلب یہ ہوتا ہے کلاس میں بیٹھے ہیں, کوئی نہ کوئی آ گیا, کوئی کام ہے, کوئی میٹنگ ہے, کچھ اور ہے, ہم نے ایکٹیویٹیز کو پلان کرنا ہوتا تھا, انہیں ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا تھا. تو میری کافی ٹیچرز جو ہیں اس معاملے میں کچھ تھوڑا سا ناراض ہوتے تھے کہ یار یہ بچہ ایک شائننگ اسٹوڈنٹ ہے اور ایجوکیشن میں اچھا ہے, تو یہ نہ ہو اس کی اسٹڈی کمپرومائز ہو جائے. تو جب ہم نے وہ ایک ایونٹ کیا, اسے 6 ایوارڈس لے کے آئی یونیورسٹی کے لیے, اور اس کے بعد پھر میری پارٹ 1 میں جب 2nd پوزیشن آئی, مجھے میڈل ملا, تو وہ ہماری میم فاطمہ جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ کامران تمہارے سدارے بہت اچھے چل رہے ہیں, اور تم نے یہ پروو کر دیا, اس چیز کو رانگ پروو کر دیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ بچہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا تو اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ کمپرومائز ہوگی, لیکن تم نے یہ بتایا کہ دونوں چیزوں کو بیلنس رکھ کے چلا جا سکتا ہے. تو یہی چیز میں اپنے تمام آج کے جو ہمارے لسنرز ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ چیزوں کو بیلنس کرنا سیکھیں. جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ آپ کر نہیں سکتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ خود کو اس جگہ پہ رکھتے ہیں کہ کیا وہ اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ کر سکیں. جب وہ یہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں کر سکتا, آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, اگر آپ کے دماغ میں, آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئی ہے تو وہ ایسے نہیں آئی, کیونکہ یہ ذہن جو ہے ایک خاص اس کی بھی لمیٹیشنز ہے نا, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے, اس سے زیادہ تو یہ سوچ نہیں سکتا. اگر کوئی بات آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات ڈویبل ہے, وہ ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے جو کام کرنا وہ آپ کو کرنا ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے ایسا. لسنرس بہت خوبصورت باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, ایسی کامرسنگ کا کچھ ایکسپیرینس ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں, کہ فیلڈ میں کیا کچھ ہے وہ ہم جان رہے ہیں. شامل کرنے کا چاہوں گا جی ایک ٹریک, اس کے بعد دوبارہ کو جوائن کریں گے ہم لوگ نئی باتوں کے ساتھ, نئی گفتگو کے ساتھ. ملتے ہیں جی اس ٹریک کے بعد. اسٹے ود اس.